कंधे में एक अजीब सा दर्द हफ्तों तक बना रहता है, या फिर पेट में लगातार एक बेचैनी सी रहती है। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता। तो फिर हम सोचते हैं कि शायद ये बस थकान है। लेकिन क्या हो अगर हमारा शरीर हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो? बिल्कुल। क्या हो अगर ये दर्द या बेचैनी असल में हमारी अनकही भावनाओं की भाषा हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल है जी। क्योंकि विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। एक ही हैं। हाँ, वो एक ही सिस्टम के दो हिस्से हैं। आज की हमारी जो चर्चा है वो इसी गहरे कनेक्शन को समझने पर है। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें मनोविज्ञान की गहराइयों से लेकर मॉडर्न न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक हीलिंग तकनीकों तक ले जाएंगे। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भावनाएं असल में शरीर पर असर कैसे डालती हैं और हम अपने शरीर के इन संकेतों को कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस फैसिनेटिंग सफर पे निकलते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं। भावनाएं शरीर को बदलती कैसे हैं? ये सिर्फ एक एहसास है या इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार भी है? इसका बिल्कुल ठोस वैज्ञानिक आधार है। देखिए, भावनाएं सिर्फ हमारे मन में उठने वाले विचार नहीं है। वे हमारे शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन बनाता है। राइट। और जब हम खुश होते हैं या किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं तो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। ये केमिकल्स हमारे खून में घुल जाते हैं और नसों के जरिए शरीर के हर अंग तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एक भावना हमारे शरीर की केमिस्ट्री को पल पल बदल रही है। बिल्कुल, हर पल। और इसी विषय पर डॉक्टर कैंडिस पर्ट ने बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारे शरीर की हर कोशिका की सतह पर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जो इन भावनात्मक केमिकल्स को पकड़ते हैं। हर कोशिका पर? हर एक कोशिका पर। उन्होंने इन केमिकल्स को मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन यानी भावनाओं के अणु का नाम दिया। वाह। इसका मतलब ये है कि हमारा पेट, हमारा दिल, हमारी मांसपेशियां, सब कुछ हमारी भावनाओं को सचमुच महसूस कर रहा है और याद भी रख रहा है। ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब है कि शरीर भावनाओं की एक जिंदा डायरी की तरह है। एक तरह से हाँ। लेकिन अगर कोई एक ही भावना जैसे चिंता या गुस्सा बार बार महसूस करे तो क्या होता है? यही इस कनेक्शन का सबसे अहम पहलू है। जब हम एक ही भावना बार बार महसूस करते हैं तो शरीर उन खास भावनाओं के अणुओं को बनाने का आदी हो जाता है। अच्छा। वो एक केमिकल लूप में फंस जाता है। शरीर को उन केमिकल्स की आदत पड़ जाती है और वो अनजाने में वैसी ही परिस्थितियां ढूंढने लगता है जो उन भावनाओं को फिर से पैदा करे। और यहीं से शायद वो पुरानी बीमारियां और दर्द की जड़ें जमना शुरू होती हैं। बिल्कुल, यहीं से शुरू होती हैं। तो ये आदतें बनती कहाँ से हैं? क्या हम इन पैटर्न्स के साथ पैदा होते हैं? यहीं पर शायद सिगमंड फ्रॉइड जैसे विचारकों का काम अहम हो जाता है। हाँ, यहीं पर मनोविज्ञान की भूमिका आती है। फ्रॉइड का कहना था कि हमारे व्यक्तित्व का ज्यादातर हिस्सा हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड में छिपा है। और इस अचेतन मन के अंदर 3 ताकतें लगातार एक दूसरे से खींचतान करती रहती हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया इद, अहम और परा अहम। आइड, ईगो और सुपर ईगो। हाँ, आइड, ईगो और सुपर ईगो। ये नाम सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। क्या इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हमारे अंदर एक जंग चल रही है। ओके। एक हिस्सा है इद, जो हमारे अंदर का एक जिद्दी बच्चा है। उसे सब कुछ अभी और इसी वक्त चाहिए। मतलब मुझे चाहिए वाला सिद्धांत। बिल्कुल। चाहे वो चॉकलेट हो या गुस्सा निकालना। फिर दूसरा हिस्सा है पराहम, सुपर ईगो। अच्छा। जो हमारे अंदर का एक सख्त जज या टीचर है। ये समाज के नियम, नैतिकता, क्या सही है और क्या गलत है की बातें करता है। और इन दोनों के बीच में कौन फंसता है? इन दोनों के बीच में पिस रहा है हमारा अहम, ईगो। ये वो मैनेजर है जो उस जिद्दी बच्चे और सख्त जज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वो बच्चे की इच्छाओं को इस तरह पूरा करने की कोशिश करता है कि जज भी नाराज ना हो। तो जाहिर है बहुत तनाव पैदा होता होगा अंदर। सोचिए, जब ये तीनों आपस में लड़ रहे हो तो अंदर कितना तनाव पैदा होता होगा। इस जंग का धुआं, इसका शोर हमारे शरीर में अकड़न, दर्द और बीमारी बनकर उभरता है। ये बहुत दमदार तरीका है इसे समझने का।
और डॉक्टर गाबोर माटे जैसे आधुनिक विशेषज्ञ भी तो यही कहते हैं कि इन आंतरिक संघर्षों की नींव अक्सर बचपन में ही पड़ जाती है। बिल्कुल, डॉक्टर माटे का काम इसी बात पर जोर देता है कि बचपन के अनुभव, खासकर जब भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती, तो वो हमारे तनाव से निपटने के तरीके को तय करते हैं। कैसे? बच्चा अपने माहौल में सुरक्षित महसूस करने के लिए अपनी भावनाओं को दबाना सीख लेता है। जो गुस्सा उसे दिखाना चाहिए था, वो उसे अंदर पी जाता है। जो दुख उसे महसूस करना चाहिए था, उसे वो नकार देता है। और यही दबी हुई भावनाएं बड़े होने पर शरीर में क्रॉनिक स्ट्रेस का रूप ले लेती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स और पाचन तंत्र को कमजोर कर देता है। मतलब शरीर वो सब याद रखता है जिसे मन भूलने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो ये तो हुई मन की बात, उसके अंदर की जंग। लेकिन ये मानसिक उलझनें शरीर के दर्द में तब्दील कैसे हो जाती हैं? मतलब गुस्से की भावना लिवर को या डर की भावना किडनी को कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या इसका कोई सीधा कनेक्शन है? हाँ, इसका एक बहुत सीधा और वैज्ञानिक कनेक्शन है। आधुनिक चिकित्सा भी मानती है कि जब हम तनाव या चिंता जैसी भावनाओं से गुजरते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। फाइट ऑफ लाइट? हाँ, फाइट ऑफ लाइट। इससे मांसपेशियां तन जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और पाचन धीमा हो जाता है। अब अगर ये स्थिति कुछ देर के लिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये महीनों या सालों तक बनी रहे तो शरीर के कुछ अंग थकने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। और क्या अलग-अलग भावनाएं शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर असर डालती हैं? पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां जैसे चीनी मेडिसिन और आयुर्वेद हजारों सालों से यही कहती आ रही हैं। अच्छा। और अब आधुनिक विज्ञान भी इसमें पैटर्न देख रहा है। जैसे लंबे समय तक रहने वाला गुस्सा या चिड़चिड़ापन अक्सर लिवर पर बोझ डालता है। गहरा दुख या उदासी हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती है। आपने महसूस किया होगा, जब कोई बहुत दुखी होता है तो उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। डर का सीधा संबंध हमारी किडनी और एड्रीनल ग्लैंड से है, और चिंता या बहुत ज्यादा सोचना हमारे पाचन तंत्र, खासकर पेट और आंतों को बुरी तरह प्रभावित करता है। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे हम आम भाषा में भी कहते हैं, गुस्से से मेरा खून खौल रहा है या डर के मारे पेट में कुछ हो रहा है। हाँ, ये मुहावरे सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये शरीर के अनुभव का सच बयान करते हैं। सही है। और बीमारी बनने से पहले शरीर हमें छोटे छोटे चेतावनी संकेत भी देता है। जैसे छाती में भारीपन महसूस होना, कंधों का हर समय अकड़ा रहना, सोते समय जबड़ा भींचना या पेट में मरोड़ उठना। ये शरीर के तरीके हैं ये कहने के कि बस अब और नहीं। चलिए कुछ और ठोस उदाहरणों पर बात करते हैं। हमारे स्रोतों में बैच फ्लावर रेमेडीज का जिक्र है, जो भावनाओं और शारीरिक लक्षणों के बीच बहुत गहरा संबंध बताती हैं। अपराध बोध या गिल्ट की भावना को ही लेते हैं जी, ये शरीर पर कैसा असर डालती है? ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो लोग लगातार अपराध बोध में रहते हैं, यहाँ तक कि दूसरों की गलतियों के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानते हैं, वे एक भारी मानसिक बोझ ढो रहे होते हैं। और यह बोझ अक्सर शारीरिक रूप से भी प्रकट होता है। उनमें दांत पीसने मतलब ब्रक्सिज्म, गर्दन और कंधों में तनाव, गैस्ट्रिक समस्याएं, अल्सर और नींद न आने जैसी शिकायतें आम होती हैं। तो शरीर उस मानसिक सजा को खुद पर लागू करने लगता है? एक तरह से हाँ। और निराशा या हताशा के बारे में क्या? जब कोई इंसान उम्मीद ही छोड़ दे तो क्या शरीर भी उम्मीद छोड़ देता है? हाँ बिल्कुल। एक स्रोत में गॉर्ड्स नामक रेमेडी का जिक्र है, जो उन लोगों से जुड़ी है जो लंबी बीमारी के बाद ठीक होने की सारी उम्मीद खो चुके हैं। अच्छा। स्रोत बताता है कि ऐसे लोगों में शारीरिक लक्षण साफ दिखते हैं। उनकी आंखों की चमक चली जाती है, त्वचा पीली पड़ जाती है और चेहरे पर एक गहरी थकान दिखने लगती है। उनका शरीर उनकी मानसिक हार को दर्शाने लगता है। ये दिखाता है कि ठीक होने के लिए विश्वास और उम्मीद कितनी जरूरी है। बहुत ज्यादा। और एक और भावना जो आज के दौर में बहुत आम है, ओवरथिंकिंग, जब दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता रहता है। इसके लिए व्हाइट चेस्टनट रेमेडी का जिक्र है। ये उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही विचार पर अटक गया है। ये मानसिक खींचतान जबरदस्त थकान पैदा करती है। ऐसे लोगों को अक्सर सिर में भारीपन, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल और बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उनका दिमाग कभी ऑफ ही नहीं होता। तो शरीर लगातार एक अलर्ट मोड में रहता है, जिसे आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर समस्या इतनी गहरी है तो समाधान क्या है?
अगर हमारा शरीर हमारी दबी हुई भावनाओं का गोदाम बन गया है तो इसे साफ कैसे करें? उपचार की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए? उपचार का पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता और स्वीकृति। अवेयरनेस। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि हम गुस्सा, डर या अपराध बोध महसूस कर रहे हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं आ सकते। डॉक्टर बैच के दर्शन का भी यही सार है। हमें अपनी भावनाओं को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक संदेशवाहक की तरह देखना होगा। वो हमें ये बताने आई हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो लक्ष्य भावनाओं को दबाना नहीं है? नहीं, उन्हें समझना है और उनकी जगह सकारात्मक सोच विकसित करना है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपनी भावना को पहचान लिया, जैसे हाँ मैं बहुत चिंतित हूं। इसके बाद वो क्या कर सकता है? क्या कोई ऐसी व्यावहारिक तकनीक है जो तुरंत मदद कर सके? हाँ, ऐसी कई तकनीकें हैं। एक बहुत ही सरल और असरदार तकनीक है जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग? हाँ, ये खासकर तब बहुत काम आती है जब चिंता या घबराहट हावी हो रही हो। इसे कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। इसका मकसद आपके दौड़ते हुए दिमाग को खींचकर वर्तमान क्षण में वापस लाना है। ये कैसे काम करती है? इसका सबसे आसान तरीका है 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक। जहां भी हैं वहीं रुक जाएं और गहरी सांस लेना शुरू करें। फिर अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करें। ओके। 5 ऐसी चीजों को देखें जो आपको नजर आ रही हैं। उनके रंग, आकार पर ध्यान दें। 4 ऐसी चीजों को छुएं या महसूस करें जिन्हें आप छू सकते हैं। 3 ऐसी आवाजों को सुनें जो आपके आसपास हैं। पंखे की आवाज, घड़ी की टिक-टिक, हाँ। कुछ भी। 2 ऐसी चीजों को सूंघें जिनकी महक आप ले सकते हैं। और 1 ऐसी चीज का स्वाद लें जिसे आप चख सकते हैं। वाह, ये तो दिमाग को एक तरह से रीबूट करने जैसा है। विचारों के जाल से निकालकर असल दुनिया में ले आना। बिल्कुल। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये काम क्यों करता है? ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये आपके दिमाग का ध्यान उसके डर वाले हिस्से, जिसे एमिगडाला कहते हैं, से हटाकर उसके सोचने समझने वाले हिस्से, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पर ले आता है। जब आप अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका दिमाग काल्पनिक खतरों के बारे में सोचना बंद कर देता है और इस बात पर ध्यान देता है कि अभी यहाँ क्या सच है। इससे आपका नर्वस सिस्टम तुरंत शांत होने लगता है। ग्राउंडिंग के अलावा क्या और भी रणनीतियां हैं जो लंबे समय में मदद कर सकती हैं? बिल्कुल। एक बहुत शक्तिशाली तरीका है लिखना, यानी जर्नलिंग। अच्छा। जो भी महसूस हो रहा है उसे बिना किसी लाग लपेट के कागज पर उतार दें। क्या हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ, आपने क्या कहा और आप क्या कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। शोध बताते हैं कि एक्सप्रेसिव राइटिंग शरीर में सूजन पैदा करने वाली तनाव केमिकल्स को कम करती है। मतलब ये दबी हुई भावनाओं के लिए एक सेफ आउटलेट है। हाँ, एक सुरक्षित आउटलेट का काम करती है। और शारीरिक तंदुरुस्ती का क्या, जैसे व्यायाम या नींद? ये बहुत जरूरी है। मूवमेंट या व्यायाम दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी भी तरह का मूवमेंट? हाँ, ये स्ट्रेचिंग हो सकती है, योगा हो सकता है या सिर्फ तेज चलना। मूवमेंट शरीर में फंसे तनाव को रिलीज करता है और पर्याप्त नींद तो शरीर के रिपेयर सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। अच्छी नींद हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है और भावनात्मक संतुलन बनाने में मदद करती है। और हाँ, दूसरों से जुड़ना, अपने अनुभव साझा करना भी अकेलेपन की भावना को कम करता है, जो कई शारीरिक समस्याओं की जड़ है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हमारा शरीर हमारे भावनात्मक जीवन का एक आईना है। सिर दर्द, कमर दर्द या पेट की समस्याएं, ये सब शारीरिक लक्षण नहीं है। ये अक्सर हमारी अनकही कहानियों के संकेत हो सकते हैं। बिल्कुल। फ्रॉइड के अचेतन मन के सिद्धांतों से लेकर डॉक्टर बैच के दर्शन और आधुनिक न्यूरोसाइंस के शोध तक सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। मन और शरीर अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। एक का स्वास्थ्य दूसरे पर निर्भर करता है। बिल्कुल। अपने शरीर को सुनना असल में खुद को गहराई से जानना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने शरीर के साथ एक नया रिश्ता बनाने की जरूरत है। हाँ। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम उसे सिर्फ एक मशीन की तरह न देखें, बल्कि एक समझदार दोस्त की तरह सुने। और इसी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। जरूर। अगली बार जब शरीर में कोई अस्पष्ट दर्द या बेचैनी महसूस हो, तो ये पूछने के बजाय कि मेरे शरीर में क्या गड़बड़ है, शायद ये पूछना ज्यादा उपयोगी हो सकता है कि मेरा शरीर मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये एक छोटा सा सवाल आत्म अन्वेषण और उपचार का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल सकता है।